हाँ जी, लोक प्रशासन के यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो ये पीवीक्यू क्वेश्चंस की हम सीरीज़ चला रहे हैं बाकायदा। और इसमें हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं 5-6 क्वेश्चंस को जो है हम कवर कर पाएँ और उनके बेस पे क्या कर सकते हैं हम कि कुछ और कंसेप्ट्स को पूरा का पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि उससे जुड़े और जो कुछ प्रश्न हैं या और जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में रिफ़्रेश होती रहें। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रहती है पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने वाली। तो आज के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ये जो संस्था है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। पहले मैं थोड़ा सा जो है इस संस्था के बारे में बात करना चाहूँगा। ये संस्था राष्ट्रीय, जैसे नाम से पता लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई एक संस्था होती है और इसका काम है आपदा का प्रबंधन करना। आपदाएं किसी तरह की भी हो सकती हैं, मानव निर्मित हो सकती हैं या फिर प्राकृतिक हो सकती हैं। उसमें क्या होता है, जितना भी नुकसान हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए, और अगर उसकी वजह से लोगों का जो घर छूट गया है, कोई और दिक्कत आई है, उनको सुधार करने के लिए, वापस से ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और जिस तरह की इसमें फंडिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि जो भी चीज़ें करनी होती हैं ना, वो ये संस्था एनडीएम में जो है वो करती है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमारा जो मेन प्रश्न है, तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब पदेन शब्द पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप लोक प्रशासन के रेगुलर स्टूडेंट हैं और मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, पदेन पर हम बात कर चुके हैं। पदेन का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पद पर स्थापित होने की वजह से बाकी कुछ चीज़ों के लिए अपने आप सदस्य या अध्यक्ष या कुछ बन जाता है तो उसे पदेन स्थिति कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर चुना गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन साथ साथ उसे नीति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, उसे एनडीएमए का अध्यक्ष भी बनाया गया, और बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं, जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष वो बन जाता है। तो इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैनशिप है, जो पद हैं जो साथ साथ आते हैं कोई एक चीज़ बन जाने से, उसे पदेन स्थिति कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और अगर हम ऐड करना चाहें तो इसके राष्ट्रीय के बाद राज्य स्तर भी होते हैं। इसी तरह का प्राधिकरण राज्य स्तर पर होता है और आप सही गैस कर पा रहे होंगे कि उसका जो अध्यक्ष है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसी तरह की संस्था का एक जिला स्तर भी होता है, जो तीसरा स्तर है इसका वो जिला स्तर होता है, और ऑब्वियसली उसका जो मुखिया है वो डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो हुआ करता है। तो एनडीएमए जो संस्था है उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारे प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से सुशासन के संकेतक हैं। अब ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उनमें से हमें बताना है कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस जो है उसकी तरफ संकेतक कौन से हैं। ये मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव है वो वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आंसर का पार्ट बनेंगे, कोई एक इनमें से सही नहीं है, कॉम्बिनेशन वाला ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सुशासन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने, वर्ल्ड बैंक ने सुशासन के 8 संकेतकों के बारे में बात की है, जो बताते हैं कि किसी जगह पर, किसी देश के प्रशासन में अगर वो 8 संकेतक मौजूद हैं तो आप उसे सुशासन कह सकते हैं या उसकी तरफ बढ़ता हुआ वो प्रशासन माना जा सकता है। तो एक एक करके ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें जवाबदेही की यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ होता है कि सरकार जो भी काम कर रही है, जिस तरह की नीतियाँ ला रही है, उसके लिए अगर कोई प्रश्न खड़े होते हैं या कुछ गलत हो जाता है तो उसकी भी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदेश देने तक जो है सरकार का काम सीमित है, ये किसी तरह के जो कानून है उनको लागू करने तक सीमित है, उनके जो परिणाम हैं उनको भी भुगतने के लिए सरकार जो है तैयार रहती है, इसे जवाबदेही कहा जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे सुशासन का संकेतक है। अगला जो है विधि का शासन और मानवाधिकार, इसकी अगर हम बात करें तो विधि यानी कानून, कानून का शासन वहाँ पर बाकायदा होना चाहिए जहाँ पर आप सुशासन की उम्मीद कर रहे हैं, और मानवाधिकार यानी कि मनुष्यों के जो जीवन के मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनके बारे में जो है सोच विचार करना, संविधान में उसके प्रावधान करना, इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये भी सुशासन का एक संकेतक है। जवाबदेही और विधि का शासन, ये दोनों संकेतक होते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें पारदर्शिता की, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी का अर्थ हो गया कि सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह की नीतियाँ ला रही है, जनता के पैसे का जो खर्च कर रही है, उसको
जनता तक कितना विजिबल बनाया जा सकता है, क्या जनता जान सकती है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, किन चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है और उससे सरकार की मंशा क्या है। तो आपको अगर ध्यान हो तो हमारे देश में आरटीआई एक्ट जो है वो ठीक इसी तरह से काम करता है और ये भारत का ओरिजिनल कंसेप्ट भी नहीं है, बहुत सारे देशों में जो है इसको अपनाया जा चुका है। यानी कि पारदर्शिता जो है वो भी सुशासन का एक संकेत होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 जो हमारा निष्पादन मूल्यांकन है इसकी, तो देखिए निष्पादन मूल्यांकन जो है ये कंसेप्ट अच्छा है, पॉजिटिव कंसेप्ट में इसको गिना जाएगा। निष्पादन मूल्यांकन का पहले तो अर्थ समझ लेते हैं। निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस, किसी भी सरकार की जो तरक्की है उसको मापने के लिए हम ये देखते हैं उसके जो प्रोजेक्ट है उनका क्या निष्पादन है, यानी कि कितने स्तर तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहे। इस तरह के मूल्यांकन को कहा जाता है निष्पादन मूल्यांकन। ये एक अच्छा संकेतक है लेकिन ये सुशासन का डायरेक्ट संकेतक नहीं है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं कि जवाबदेही का ये एक पार्ट होता है। यानी कि अगर सरकार को अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका मूल्यांकन इस बेस पे करवाना हो कि उन्होंने क्या आउटपुट ला के दिया है, तो वो अपने आप जवाबदेही का एक पार्ट हो जाता है। इसे सुशासन के डायरेक्ट संकेतक में नहीं गिना जाता है। तो अब जो मल्टीपल ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था, तो उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ए, बी और सी वाले जो ऑप्शन हैं इनसे हमारे जो है संकेतक मिलते हैं सुशासन के। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चेस्टर बर्नार्ड का कार्य इनमें से कौन सा है। चेस्टर बर्नार्ड की मैं बात करूं तो ये व्यवहारवादी उपागम के जो है प्रमुख विचारकों में लोक प्रशासन के अंदर इनकी गिनती होती है। काफ़ी जाने माने ये विचारक रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे जो है कंसेप्ट दिए हैं जो संगठन के अंदर और ख़ासतौर पे सत्ता के अंदर व्यवहारिक चीज़ों पर बात करते हैं। तो इनके जो यहाँ जो 4 कंसेप्ट, तो यहाँ ऑप्शन में जो 4 कंसेप्ट दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन सा या एक से ज़्यादा भी अगर हैं तो कौन से कंसेप्ट जो है वो चेस्टर बर्नार्ड के कार्यों से जुड़े हुए हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड के कंसेप्ट इनमें से कौन से हैं। उदासीनता का क्षेत्र और योगदान, संतुष्टि, साम्यता। एक एक करके इन पे बात करेंगे। उदासीनता का क्षेत्र का अर्थ होता है, चेस्टर बर्नार्ड के शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, कि संगठन के अंदर जो आदेश दिए जाते हैं उनको मानने जाने की जो संभावना है वो निर्भर करती है कि कर्मचारी उनको लेकर कितने उदासीन हैं। उदासीन का अर्थ हो गया कि उनको ना तो उससे कोई लाभ दिखाई देगा ना कोई हानि दिखाई देगी, वो उस चीज़ को लेकर न्यूट्रल होंगे। यानी अगर संगठन की तरफ से कोई आदेश आता है कि आपको ये काम करना है, कर्मचारियों को उस काम को करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो उन्हें ये होगा कि ठीक है हमें सैलरी मिल रही है बाकायदा इस काम के लिए, तो हम इस काम को कर देते हैं। तो उस तरह के जो एरिया में जितने आदेश दिए जाएंगे उनके माने जाने की संभावना बढ़ जाती है। संगठन की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो जितने ज़्यादा उदासीनता के क्षेत्र के अंदर होंगे उतना ज़्यादा उनको माने जाने की संभावना बनी रहेगी और संगठन में अच्छे संबंध भी बने रहेंगे। तो उदासीनता के क्षेत्र का कंसेप्ट चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था, ये इनका ओरिजिनल आइडिया है। दूसरा जो इसमें आंसर का पार्ट है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। योगदान, संतुष्टि, साम्यता का कंसेप्ट जो ऑप्शन डी है हमारा, ये क्या कहता है, इस कंसेप्ट के हिसाब से संगठन के जो भी कार्यकलाप होते हैं वो एक साम्यता की तरफ बढ़ते हैं। साम्यता का अर्थ होता है इक्विलिब्रियम, यानी जहाँ पर अगर दो अलग अलग काम करने वाले तत्व हैं तो वो एक दूसरे के साथ बैलेंस में है या नहीं है। ये कहते हैं कि कर्मचारी अपना संगठन में जो योगदान देते हैं ना, योगदान का अर्थ हो गया वो जितना काम कर रही हैं, जितने घंटे संगठन में आकर मौजूद रह रहे हैं, वहाँ पर अपनी जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको अंजाम दे रहे हैं, और संगठन की तरफ से उन्हें जो संतुष्ट करने के लिए काम किए जाते हैं। संतुष्ट करने के काम का अर्थ हो गया उनका वेतन, भत्ते वगैरह, उनके काम करने की सुविधाएँ वगैरह, ये सब। वो कहते हैं कि इनके बीच में साम्यता का होना ज़रूरी है। अगर कर्मचारियों का योगदान वो एक सीमा से ज़्यादा होगा, उनके बदले उनके संतुष्टि के प्रयास कम होंगे, तो ये साम्यता बिगड़ जाएगी। या फिर अगर उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया जा रहा है पर बदले में उतना उनका योगदान नहीं मिल रहा है, तो भी क्या होगा, तो इस बार जो है संगठन के अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे, फिर से साम्यता बिगड़ जाएगी। ये दोनों कंसेप्ट और चेस्टर बर्नार्ड के जो बाकी काम है यहाँ आपको शॉर्ट में समझ में हो सकता है ना आए अगर आप पहली बार इन्हें देख रही हैं तो, लेकिन इन्हें डिटेल में चेस्टर बर्नार्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें
बताया गया है और भी चेस्टर बर्नार्ड के कामों को बताया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दो ऑप्शंस पे अगर हम बात करें जो कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनते हैं, तो प्राधिकारों का टकराव जैसा कंसेप्ट जो है कुछ नहीं होता है, ये वैसे ही बस एक ऑप्शन बना दिया गया है। ऐसा कंसेप्ट अलग से डिस्कस नहीं किया गया है, बर्नार्ड के द्वारा भी नहीं, किसी और के द्वारा भी नहीं। ये है स्वीकृति का क्षेत्र, ये एक वैलिड कंसेप्ट है, लेकिन ये चेस्टर बर्नार्ड का नहीं है, बल्कि ये किसका है, ये हर्बर्ट साइमन का दिया हुआ कंसेप्ट है। हालांकि ये इंस्पायर्ड इसी से है, उदासीनता के क्षेत्र से, लेकिन ये हर्बर्ट साइमन का मोस्टली जो काम है वो चेस्टर बर्नार्ड से ही प्रेरित था। तो बहुत ज़्यादा उनका जो है असर हर्बर्ट साइमन पर हुआ है, इसलिए उन्होंने इस उदासीनता का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ इंडिफरेंस की तर्ज पर अपना एक जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी दिया था। हर्बर्ट साइमन पर और चेस्टर बर्नार्ड पर दोनों पर वीडियो अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं यहाँ दे दूँगा, जिसमें और भी बहुत सारे विचारक हैं, आप वो सब जो है देख सकते हैं। नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट वो आपको मिल सकती है। तो हमारे आंसर का पार्ट अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो यहाँ से ऑप्शन ए और डी जो है ये हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे। बाकी दोनों जो है ये चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित कंसेप्ट नहीं है। फिर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनाइटेड किंगडम की प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित संस्थाएं इनमें से कौन सी हैं। ये भी मल्टीपल जो है आंसर वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा संस्थाएं आएंगी। और एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सिविल सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कॉलेज और ट्रेजरी जो कि वहाँ का वित्त विभाग होता है, जैसे हमारे देश में वित्त मंत्रालय है, ब्रिटेन में उसे ट्रेजरी कहा जाता है। सिविल सर्विस कॉलेज वो संस्था है जो लोक प्रशासन के सेवाओं के लिए वहाँ पर जो है अधिकारियों को तैयार करती है, उन्हें जो है एजुकेशनल लेवल पर और ट्रेनिंग लेवल पर जो है काम करती है। सिविल सर्विस कमीशन वो आयोग है जो उनकी भर्ती से संबंधित और उनके पदोन्नति वगैरह से संबंधित, जैसे भारत के अंदर यूपीएससी है, उस तरह की संस्था जो है आप सिविल सर्विस कमीशन को कह सकते हैं। यहाँ इनमें से कौन सी संस्था जो इसका पार्ट नहीं है वो है नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूके का नहीं बल्कि फ्रांस का एक वेंचर है। ये फ्रांस की सर्वोच्च संस्था कह सकते हैं प्रशासन के क्षेत्र में, और विश्व में भी इसकी काफ़ी अच्छी जो है साख है। इसे एक एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन में गिना जाता है, लेकिन ये यूके का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हो जाते हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, जो कि लोक प्रशासन की प्रणाली से संबंधित यूके के अंदर ऑपरेट करने वाली संस्थाएं हैं। यूके, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग भारत सरकार का बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अब भारत सरकार का बजट क्या है, बजट प्रणाली पर जो है शॉर्ट में और वीडियोज़ में बात की जा चुकी है। उसका लिंक भी अगर हैंडी हुआ तो मैं चैनल पर यहीं पर लगा दूंगा, इसी वीडियो के बीच में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बजट पर कुछ शॉर्ट वगैरह में भी मैंने बात की है, वो सब आप अगर चैनल पर आप रेगुलर विजिट करें तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अब सीधा प्रश्न पर आते हैं, तो इनमें से कौन सा विभाग है जो बजट के लिए डायरेक्टली उत्तरदायी है। हालांकि देखिए हर किसी का अपना रोल होता है बजट प्रक्रिया के अंदर, लेकिन डायरेक्टली जो उत्तरदायी है उनकी अगर हम बात करें तो इन ऑप्शंस में से एक एक करके हम जो है एलिमिनेट करेंगे। वित्त विभाग की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो वित्त विभाग जैसा अलग से कोई विभाग हमारे भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वित्त मंत्रालय के लिए एक कॉमन शब्द कह लीजिए आप इसको, यूज़ कर दिया जाता है। एक्चुअल में कोई वित्त विभाग हमारे देश के अंदर नहीं है। अगला जो ऑप्शन है राजस्व विभाग की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्व विभाग जो है ये टैक्स से और जो दूसरी तरह की सरकार की रेवेन्यू होती हैं, जो इनकम होती है, उनसे संबंधित है, यानी कि ये आय से संबंधित विभाग है। इसका बजट तैयार करने में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। इसी तरह से व्यय विभाग की अगर हम बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि जितने भी सरकार के खर्च होते हैं जो संसद में बजट के द्वारा पारित किए जाते हैं, बाकायदा जिनके लिए अधिनियम लाए जाते हैं और फिर वो पैसा निकाला जाता है, तो वो सब यानी कि सरकार का जो भी खर्च है भारत सरकार का, उसको जो देखता है वो है व्यय विभाग। तो ये ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बी और डी के अलग काम है, ये हमारे बजट के लिए उत्तरदायी नहीं है। जो विभाग वास्तव में हमारे जो भारत सरकार का बजट बनाने में उत्तरदायी है वो है आर्थिक मामलों का विभाग। नाम से ही पता लग रहा होगा कि आर्थिक मामलों को हैंडल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और भारत सरकार का बजट बनाने के लिए भी यही उत्तरदायी है। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाता है। अब यूजीसी नेट के
PYQs की सीरीज़ में और वीडियोस भी आगे आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप जो है UGC नेट की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ऑल द बेस्ट।